नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी क्रैंक में आप सभी का स्वागत है। आज ही क्लास में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता या गगड़ हाकरा सभ्यता। हम लोग जानते हैं कि इसका जो टाइमलाइन है वो करीब 1750 बीसी के आसपास था। इसके 3 फेजेस थे, इसका पहला फेज़, फिर मैच्योर फेज़ एंड फिर द फाइनल फेज़। फाइन, ये सभ्यता हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम आज जिस डेट में हैं, 2021 में हैं, हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमारा जो एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिराइव हुआ है। ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिराइव हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड होते हैं। फैक्ट बेस्ड होने का मतलब है कि आप लोगों का बेनिफिट क्या है कि फैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज बट एनालिसिस कैन। फैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज बट एनालिसिस कैन चेंज। तो माई पॉइंट इज़ दिस कि आप लोग जो है जिन जिन चीज़ों पर मैं पॉइंट करूँगा, स्पेशली जो इसका एक्सटेंट है, इसकी जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ का जो आर्किटेक्चर है और सिटीज़ के अंदर जो फीचर्स हैं, साथ ही साथ जो चीज़ें यहाँ से मिली हैं, जैसे कि एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, एक बियर्ड आदमी का स्टैचू मिला है, ठीक है, यूनिकॉर्न का स्टैचू मिला है। ये सब चीज़ें जो मिली हैं, इनका रेलेवेंस क्या है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये बेसिकली आपका जो पार्ट है, ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप उसकी किताबें पढ़ो जो हिस्टोरिकल जो हमें मिली हैं, उसको हम डिसाइफर करें, या तो हम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से बात करें। जहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ों का डिकोड हो चुका होता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल टाइमलाइन। और जहाँ पे किताबें या जो सील्स मिली हैं, जो सिम्बल्स मिले हैं, डिकोड नहीं हुए, उनको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है, जो कि एक बड़ा टाइमलाइन कवर करता है, 750 साल का भी करीब कवर करता है, ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। क्यों प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है? क्योंकि जब हम लोगों ने इंडस वैली में, हम लोगों ने जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई करी, हड़प्पा की खुदाई करी, दयाराम साहनी का नाम आएगा, मोर्टिमर व्हीलर का नाम आएगा, कई सारे लोगों का नाम आएगा इसके अंदर। तो एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि हमें बहुत सब चीज़ें मिली जो कि यूनिफॉर्म तरीके से थी। यूनिफॉर्म तरीके से बात, जैसे कि अब हम कैसे कहेंगे सिविलाइजेशन है। पहली चीज़ है कि सिविलाइजेशन कैसे कहेंगे कि एक ही जैसा पैटर्न या एक ही जैसे फीचर आपको एक बहुत लार्ज स्केल पे मिल रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल, बहुत बड़ी जगह मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारा जो है एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट है। जैसे आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, महाभारत देखा है ना, तो महाभारत में देखा है जब भी कोई राजकुमार एंटर करता है तो रथ पे घूम रहा है, उसने मुकुट वुकुट पहने हुए हैं, मतलब सोने की जो कमी नहीं थी उनके पास। तो क्या था, हमें लगता था कि यस, उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी वही चल रहा है। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है घरों का, भाई ब्रिक के घर होंगे, उसमें प्लम्बिंग सिस्टम होगा, उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा, ये सब चीज़ें होंगी, ये बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ओवर अ लार्जर एरिया इट इज दीज सर्टन फीचर्स आर कॉमन। तो हम कह सकते हैं कि यस, इट इज़ अ पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का पहला फीचर यही होता है कि ओवर द लार्जर एरिया, एक बहुत बड़े एरिया में सिमिलर काइंड ऑफ फीचर्स मिलना, जो कि सिविल इंजीनियरिंग को डिनोट करता है और जो कि वहाँ के रहन सहन, वहाँ के सोशल जितनी भी चीज़ें उनको डिनोट करता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, कोई भी सिविलाइजेशन वर्ल्ड में स्टैब्लिश होती है, वो होती है किसी न किसी नदी के किनारे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने लिखा है यहाँ पे इंडस वैली, इंडस यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये हमारे प्रेजेंट डे में अगर बात करें, कश्मीर के आसपास जो इंडस रिवर बहती है एंड इट फ्लोज इनटू द पाकिस्तान इन प्रेजेंट डे। बट एट दैट टाइम पाकिस्तान का कंसेप्ट नहीं था, उस टाइम पे सिंधु देश था, जो कि बहुत बड़ा था। हम आगे चलेंगे जब इसमें वैदिक कल्चर को पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वैदिक कल्चर में कैसे जो है पॉलिटिकल बाउंड्रीज डेवलप होना शुरू हुई। फाइन, तो इसी नोट पे हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स इन एंशिएंट इंडिया विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फाइन, इसके अंदर आपको क्या चीज़ फोकस करनी है, साइट्स कौन सी निकली हैं, उन साइट्स के अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हमें फोकस करनी है इसके अंदर, दैट इज़ क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कवर करी हैं। अगर लेट्स से कि हम बात करें धौलावीरा की, हम बात करें कालीबंगन की, तो वहाँ के स्पेशल फीचर्स क्या हैं। नाउ मैंने 2 जगहों का नाम लिया, व्हाट इज़ धौलावीरा एंड वेयर इज़ धौलावीरा एंड वेयर इज़ कालीबंगन। बनावली, रोपड़, ये सारी जो है हड़प्पन साइट्स हैं। और यही साइट्स आगे चल के आपको ना एक छोटे छोटे एरियाज में नजर आते हैं। मैं आपको एक छोटा टाइमलाइन दिखाता हूँ क्या होता। यहाँ हमारा इंडस वैली है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ चल रहा है। आर्यंस की थ्योरी, आर्यंस आते हैं यहाँ पे, वैदिक एज में आर्यंस आते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स गंगेज और जब गंगा यमुना वैली, और यहाँ पे जो लोग रह जाते हैं वो बन गए आपके आर्यंस। और जो लोग यहाँ से माइग्रेट नहीं कर पाए वो बन गए दासियूस, ठीक है, दासास या जो लिखा हुआ है वो दासियूस है, पर दासास बेसिकली द टर्म इज दासास, वो दास बन गए।
अब क्या हुआ, ये लोग जो यहाँ पे घूमे, अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि अब हमारे पास सेटल लाइफ है, सेटल लाइफ है तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। ट्राइब जो था, पहले ट्राइब ऐसे बना, फिर ट्राइब बड़ा हुआ, पद, जनपद, महाजनपद, ऐसे 16 महाजनपद है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करने वाला है। ये एक सिनॉप्सिस इसलिए दिया है ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रहे कि ये चीज़ ऐसे ही चलने वाली है, ठीक है, बाद में आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और आज का जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन थ्राइविंग अलॉन्ग विद द रिवर इंडस। नेचुरल सी बात है, इसको हम कई बार घग्गर ढाकरा रिवर भी कहते हैं। घग्गर ढाकरा रिवर क्यों कहते हैं, रिवर के मतलब घग्गर ढाकरा रिवर कहाँ है, घग्गर ढाकरा रिवर की सिविलाइजेशन कहाँ है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू प्रयागराज और इलाहाबाद, कोई नहीं गया यार, बिना कुंभ करे तुम लोग यूपीएससी कैसे क्वालिफाई करोगे। चलिए ठीक है, आप लोगों को ये पता है वहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती। तो गंगा यमुना का तो कॉन्फ्लुएंस दिखता है वहाँ पे, पर सरस्वती का नहीं दिखता, क्यों? नीचे अंडरग्राउंड से, बेसमेंट से, आर यू श्योर? सरस्वती रिवर इज कॉल्ड एज घाघरा रिवर, घग्गर ढाकरा रिवर, विच यूज्ड टू फ्लो इन राजस्थान। जो ड्राई अप हुई तो उसके बाद एक थ्योरी है, मतलब थ्योरी है, कितनी सही है कितनी गलत है इसके ऊपर ये डिबेट करना बनता है। जब वो ड्राई अप हुई देन वी डेवलप दिस थार रेगिस्तान। तो द सरस्वती रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज घग्गर ढाकरा रिवर एंड विच इज़ अ लेजेंडरी रिवर, फाइन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो घग्गर ढाकरा विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। 1853 में कनिंघम एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। आप सभी को पता है कि भारत में जो रेलवे लाइन पहली बिछी थी दैट वाज इन 1850s ओनली। कहाँ से कहाँ चली थी? बॉम्बे से थाने। तो पहली जो लाइन चली उसी के आसपास देखिए जगह जगह पे जो है लाइन बिछ रही थी। कनिंघम थे जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने नोटिस किया कि कुछ हड़प्पन सील को नोटिस किया। उन्होंने अब खुदाई करी, उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि सील जैसी लगी। उन्होंने क्या किया, उस पर करीब 6 लेटर्स लिखे हुए थे और पर कनिंघम को उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में नहीं आई, ठीक है। तो वो चीज़ वहीं पर रह गई। पर हाँ, हम कह सकते हैं कि हम लोग एक तरीके से हम उसको ऑलमोस्ट एक्सकेवेट करके वापस आ गए यहाँ पे 1853 में। अब अगला क्या होता है 1921। तो आप देख सकते हैं कितना साल का फ़र्क आ गया, करीब 70 साल का फ़र्क आ गया, ठीक है। जो हड़प्पा की पोटेंशियलिटी है वो अप्रिशिएट हुई जब एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाल साहनी, इंपॉर्टेंट नेम है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। इन्होंने वहाँ पे एक्सकेवेशन शुरू करी और उसी टाइम पे लगभग 1922 में आर.डी. बनर्जी थे। इन्होंने जो है एक और हिस्टोरियन थे जिन्होंने भी एक्सकेवेट किया और मोहनजोदाड़ो को जो है एक्सकेवेट करके निकाला सिंध प्रांत में। उस टाइम पे इंडिया अनडिवाइडेड था, आप सभी को पता है इंडिया डिवाइड हुआ 1947 में, तो उस टाइम पे इंडिया अनडिवाइडेड था, फाइन। अब क्या हुआ, दोनों डिस्कवरी जो थी उसकी एंटीक्विटीज़ जो थी ये डेवलप थी, वो बेसिकली ये इंडिकेट किया करती थी कि वो एक सिविलाइजेशन है। अब हम बात करें एंशिएंट सिविलाइजेशन की, तो और कौन सी सिविलाइजेशन थी जो आपको ध्यान में आती है? चाइनीज सिविलाइजेशन आती है नज़र में, जो कि हवांगो रिवर पर बनी थी, ठीक है। सिमिलरली वी हैव यूफ्रेट्स, नाइल, ठीक है, और एक हमारी थी मेसोपोटामिया। ये 4 जो थी मेजर सिविलाइजेशन थी और इन चारों सिविलाइजेशन का नाम कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर में आने को आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट स्केल एक्सकेवेशन टेकअप किया गया, ठीक है, अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ मार्शल 1931 में। अब क्या हुआ, जब 2 साइड्स निकल गई तो लोगों ने और लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ी, इंक्विजिटिवनेस बढ़ा और लोगों ने और तेज़ी से खुदाई शुरू करी अंडर द मार्शल। ये जो कहते हैं मार्शल का जो कहना है वो कहते हैं कि 3250 BC से 2750 BC के आसपास जो है ये सिविलाइजेशन थी। वही मॉर्टाइमर व्हीलर जो एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे वो ये कहते हैं कि 2500 से 1500 के BC के आसपास थे। तो हमारा टाइमलाइन जो था मोरलेस यही रहेगा। कैसे रहेगा? जो अर्ली फेज ऑफ हड़प्पा है, जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया, 3 फेजेस में है, अर्ली, मिडिल या मैच्योर और लेट। तो ये क्या अर्ली फेज क्या है का टाइमलाइन ये है, मतलब 3500 से 2600 BC के आसपास। तो 3500 BC के आसपास देखोगे यहाँ पे हमारी न्यूलिथिक एज भी खत्म हुई थी। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, न्यूलिथिक एज हमारी खत्म हुई है यहाँ पे। तो उसी के आसपास देखिए हमारे यहाँ पे सेटलमेंट शुरू हो गए। और न्यूलिथिक एज में हम लोगों ने एक चीज़ ज़रूर जान ली थी कि एक सेटल लाइफ की तरफ हम बढ़ चुके हैं, हम डोमेस्टिकेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये एक बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों ने डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी कर ली है। हम लोगों ने व्हील हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया है, हम लोगों ने पॉटर व्हील डिस्कवर कर लिया है, ठीक है। हम चैल्कोलिथिक एज के आगे आ चुके हैं। चैल्कोलिथिक एज मतलब कि कॉपर वाली एज से आगे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रॉन्ज यूज़ करने वाले हैं। और ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज इज अलॉय।
अलॉय क्या होता है? जब हम दो धातुओं को मिक्स करते हैं। तो अगर मैं बात करूं गोल्ड की रिंग होती है, तो इज इट 24 कैरेट गोल्ड? आर यू श्योर? ये 24 कैरेट गोल्ड की रिंग बन सकती है? कभी नहीं बन सकती, बिकॉज वो इतना फ्लेक्सिबल होगा कि रिंग में ढलेगा ही नहीं। 22 कैरेट इज द हाईएस्ट जो जिसमें हम ज्वेलरी बनाते हैं। और जो इसके और कैरेट का मतलब यह है कि 2% जो है उसके अंदर जो मिक्सचर मतलब जो रेशियो प्रपोर्शन है दूसरे मेटल का बढ़ता चला जाएगा, ताकि इसको एक पर्टिकुलर शेप दी जाए सके। तो इसी बेस पे अगर मैं बात करूं, लेट्स से कि हम लंका की बात करते हैं। लंका में कहते हैं सोने की लंका थी। तो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल? जब मेटलर्जी क्या थी, रामायण का चैप्टर एपिसोड जो है वो इंडस वैली के बाद का है, इंडस वैली के पहले का है? एनी टेंटेटिव टाइमलाइन? बाद का है। ठीक है। अब जो मेच्योर फेज़ है हमारा वो इस टाइम पे है, और जो लेटर फेज़ है वो ये इस फेज़ पे है। ठीक है। इस टाइमलाइन को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। हिस्ट्री पढ़ते हुए दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, एक तो किस ज़माने में हुआ, क्या टाइमलाइन रहा, और किस जगह पे हुआ। ये दो चीज़ अगर आपके दिमाग में हैं तो आप हिस्ट्री को मास्टर कर सकते हो बड़े आराम से। रामायण गुप्ता पीरियड के आसपास की कंपाइलेशन है। ठीक है। प्रूफ तो यार ऐसे बहुत सब चीज़ों का नहीं है, बट जो कंपाइलेशन डेट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि उस टाइम पे होगी। देखो सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर फ्लरिश हुआ था वो गुप्ता एज में हुआ था। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा साइंस डेवलप हुई थी वो गुप्ता एज में हुई थी। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि उस टाइम का है ये। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब महाकाव्य हैं। इनको हम लोग एपिक्स बोलते हैं, या फिर इनको हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज बोलते हैं। अब ये बात अपने आप में कॉन्ट्रोवर्शियल है। ठीक है। अगर हम बोल दें कि अशोका कभी एग्जिस्ट नहीं करता था या अशोका एग्जिस्ट करता था, इसका क्या प्रूफ है? तो हमारे पास जो प्रूफ है हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं। ठीक है। और ये हमारे एक तो हमारे रिलीजियस बेस का फंडामेंटल बेसिस है। दूसरी चीज़ क्या है कि यस, इस तरह की काफ़ी चीज़ें ऐसी निकली हैं या एक्सकेवेशन में निकली हैं जो अपने आप में कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो ज़्यादा अच्छा है कि वो सही है या गलत है, उससे ज़्यादा कि हम ये समझें कि वो क्या है। क्योंकि यूपीएससी हमसे क्या ही पूछने वाला, वही नहीं पूछेगा कि वॉज राम अ रियल कैरेक्टर। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू सच काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। फॉर समबडी यस ही वॉज रियल, फॉर समबडी इट वॉज माइथोलॉजिकल। ये अपने अपने खुद आस्था पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसको माइल्डर नोट पे लीजिए। ठीक है। तो ये आप समझ गए? क्लियर है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जोग्राफिकल एक्सटेंट की। जोग्राफिकल एक्सटेंट का मतलब है कि कितने बड़े एरिया में ये पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है फैली हुई थी। तो अगर हम बात करें नॉर्थ में, मांडा एक जगह है जम्मू के अंदर, ये नदर्न एक्सटेंट इसका। सदर्न एक्सटेंट इसका है दामाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। सुक्ता गेंडोर एक ऐसी जगह है मकरान कोस्ट पे जो कि बलूचिस्तान और ईरान का बॉर्डर है। मतलब जहाँ पाकिस्तान प्रेजेंट डे में ख़त्म हो रहा है, वेस्टर्न पाकिस्तान जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ से लेके ईस्टर्न में आलमगीरपुर, अपना मेरठ में हस्तिनापुर भी है। आप लोगों को पता है सनौली में कुछ एक्सकेवेशंस निकले जल्दी। ठीक है। तो ये पूरा जो एक्सटेंट है ये करीब 12,99,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो हम इसको रफली कह सकते हैं कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर मतलब मेरठ से लेके वेस्टर्न पाकिस्तान तक, जम्मू एंड कश्मीर में मांडा से लेके नीचे महाराष्ट्र में दामाबाद तक। अब ये पूरा एक्सटेंट, इसको पूरा हमने कैसे बोला एक्सटेंट है? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एक्सकेवेशंस हुई हैं अभी तक, जितनी भी चीज़ें मिली हैं, उन सब में सिमिलर फीचर मिले हैं एज कम्पेयर टू द यस इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो एक यूनिफॉर्म चीज़ें मिली हैं, जैसे कि ब्रिक का साइज सेम मिला है। ठीक है। जो सील्स मिले हैं उसमें कॉमन चीज़ें मिली हैं। जो प्रेशियस मेटल मिले हैं उसके अंदर कॉमन है। जो आर्किटेक्चर है, जो आपका क्या बोलते हैं, लोअर टाउन अपर टाउन जो बोला गया है, ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कॉमन मिली, इसलिए इस पूरे एरिया को जो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा, और ये सिविलाइजेशन किसी भी एग्जिस्टिंग कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से बहुत बड़ी थी। करेक्ट। आगे चलें। तो इसके ईस्ट, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये देखिए इसका ईस्टर्न जो 1400 किलोमीटर का है, और जो है आपका नॉर्थ साउथ है वो 1600 किलोमीटर का है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कितने बाय कितने में है ये। ठीक है। जो इसके आउटमोस्ट पॉइंट्स है, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी नहीं, मेरे को लगता है एसएससी ने पूछा है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ किसी उसके अंदर। क्लियर है? अब चलते हैं। सुक्ता गेंडो बलूचिस्तान के बारे में बता चुका हूँ। मांडा जो है वो अखनूर डिस्ट्रिक्ट में है। अखनूर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी फेमस हुआ था कारगिल वॉर के दौरान, अगर आप लोगों को याद हो, लॉजिस्टिक्स के लिए बड़ा फेमस हुआ था अखनूर। ठीक है। एंड देन जोग्राफिकल एक्सटेंट है 20 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ इजिप्शियन एंड मोर देन 12 टाइम्स ऑफ मेसोपोटामियन। ठीक है। कितनी बड़ी सिविलाइजेशन है। अगर हम इजिप्शियन की बात करते हैं तो इजिप्शियन में क्या चीज़ कॉमन देखने को मिलती है अपने को? हाँ, पिरामिड्स। ठीक है। एंड अगर हम चाइनीज़ की करते हैं, चाइनीज़ में कुछ मिलता है कॉमन?
क्या ये वर्ल्ड एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है। करीब 2800 साइट्स अभी तक मिल चुकी हैं और लगातार निकलती जा रही हैं। लाइक 2018 या 17 में एक और साइट हमें गुजरात में मिली थी, इस पर यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था। ऑन द सेम लाइन्स मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि फरीदाबाद के जो अरावली के जंगल है वहाँ पे हमें पेलोलिथिक साइट मिली है, मेसोलिथिक या पेलोलिथिक साइट मिली है, जिसको एएसआई ने टेक ओवर कर लिया है। इट वॉज अ ट्रेल, वहाँ पे लोग जाके ना वो करते थे, साइकिलिंग क्या करते थे, तो उसको देखा गया कि वहाँ पे कुछ ऐसी इमेजेस मिली हैं जो कि बहुत हज़ारों साल पुरानी हैं। तो कहा जा रहा है कि वो पेलोलिथिक या नियोलिथिक एज की है। अभी वो डिसाइड करेगा एएसआई कब का है, उस पर रेडियो सारी प्रोसेस होगा। बट यस, दैट साइट वॉज इन न्यूज़ फ्यू डेज बैक।